नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पीएमसी हिंदी चैनल पर और खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज है फ्राइडे को हम लेते हैं Q&A सेशन, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब हम जानते हैं डॉक्टर एस रंजन जी से। तो आज हम जिन सवालों के बारे में बात करने जा रहे हैं उनमें से कुछ ही सवालों का हिंट मैं आपको दे देती हूँ। हम आज कैंसर पर चर्चा करेंगे, पीरियड प्रॉब्लम्स पर भी चर्चा करेंगे, इसके साथ ही वाटरी आइज की समस्या है और भी बहुत सारे सवाल हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई आपका सवाल भी हो, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करने जा रहे हैं इस चर्चा को, और इसके साथ ही चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है, तो आप वो सवाल भी हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। तो जब तक आप अपना सवाल भेजते हैं, हम आज की श्रृंखला को शुरू कर देते हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, MBBS डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल। धन्यवाद जी, नमस्ते। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और हमारे व्यूअर्स की सवालों की श्रृंखला मैं शुरू करने जा रही हूँ। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल लेना चाहूँगी। पहला सवाल है प्रीति का। इनकी एज 44 ईयर्स है और वेट है 64 kg। तो इसके साथ ही इनका सवाल है कि इनको यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है, लेकिन ये सर्जरी नहीं कराना चाहती। ये चाहती हैं कि मेडिटेशन से ये हील करे इसे। जी प्रीति जी, आपका ये बहुत अच्छी सोच है कि हम सर्जिकल चीज़ों को भी बिना सर्जरी का ठीक करने की सोच रहे हैं। बहुत केसेस में हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको कई सारी बातों को समझना है और उन पर काम करना है। देखिए, ध्यान हमने करना शुरू किया है, लेकिन ध्यान करने के साथ साथ आपको अपनी एनर्जी पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना सीखना है। सिर्फ हम मैकेनिकल वे में मशीनी ढंग से ध्यान में बैठेंगे तो उससे बात ज़्यादातर केस में नहीं बनती है। ध्यान से रिलेटेड स्वाध्याय को आप सुनिए, ध्यान की बारीकियों को समझिए, ध्यान जो लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए, है ना। जो प्रोलैप्स की समस्या होती है वो हमारी बॉडी में स्प्लीन ऑर्गन होता है। स्प्लीन ऑर्गन के वीकनेस की वजह से होती है। स्प्लीन हमारे पेट में बाईं तरफ अपर एब्डोमेन में होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ध्यान के अंत में, जब ध्यान में आप आंखें खोलकर बाहर आ चुके हैं, तब अपने एक हाथ को, दाहिने हाथ को अपने स्प्लीन पर बाएं पेट पर रखें और भाव करें कि मेरा स्प्लीन ऑर्गन और मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। जब स्प्लीन ऑर्गन एक्टिव हो तो प्रोलैप्स की समस्या नहीं होती है। आपका ध्यान कितना अच्छा है, कितना गहरा है, उसके अनुसार उसकी प्रोग्नोसिस निर्भर करेगी। ध्यान के साथ आप एक्यूप्रेशर पे भी कुछ काम कर सकते हैं। स्प्लीन ऑर्गन की बात आई है तो स्प्लीन ऑर्गन के लिए स्प्लीन की नाड़ी में टोटल हमारे पास 21 पॉइंट होते हैं, लेकिन 3 नंबर का पॉइंट और 4 नंबर का पॉइंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, SP3 और SP4। हमारे पैर में, पैर के अंगूठे के नीचे की तरफ ये बॉर्डर जो है उस वहाँ पर है, आपको फोटो दिखाया जा रहा है। SP3 SP4 दोनों को समझ के रखिए, दोनों का आपको मसाज करना है। यहाँ पर आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप हल्दी लगाएं और कुछ देर तक हल्दी को 2 घंटे 3 घंटे हल्दी को रखिए। SP3 SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करें और यहाँ पे हल्दी लगा के रखें। SP3 SP4 में से आपको यहाँ पर दर्द मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सिर्फ दर्द मिलना ही एक्यूप्रेशर में पॉइंट को नहीं बताता। अगर दर्द ना भी मिले तो भी दबाते रहिए, और बहुत बार तो दर्द मिलता है। SP3 SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हमारे पैर में एंकल से ऊपर K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस K7 को हमें सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए हम वहाँ पर कंटिन्यूस प्रेशर लगा के रखते हैं। यहाँ पे मसाज नहीं करना है, इस बात बारीकी का ध्यान रखिएगा। दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट एक ढंग से नहीं होंगे। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसका फोटो आपको दिखाया जा रहा है, एंकल से पीछे और 2 अंगुल ऊपर। 2 अंगुल एग्जैक्ट नहीं होता है, आप दबाते हुए ऊपर जाएंगे, जहाँ पे आपको दर्द मिलेगा, यहाँ पर दर्द मिलता ही है, वो K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। K7 को आपको 1 मिनट तक दबाए रखना है। अगर हम किसी पॉइंट को लगातार दबाए रखते हैं, मैं हाथ पे लगा आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूस प्रेशर है, लगातार दबाव है, तो ये सिडेट होता है। और अगर हम कहीं पर दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, तो टोन होता है। यहाँ पर K7 को हमें सिडेट करना है 1 मिनट तक, और आपको वहाँ पे भी आप हल्दी लगा के रख सकते हैं। साथ ही साथ हमें पृथ्वी तत्व से जुड़ने की जरूरत है।
ध्यान में पृथ्वी की ऊर्जा से आप जुड़ें। ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है और बीच में हम हैं। हमें संतुलित ऊर्जा के लिए पृथ्वी से जुड़ने की ज़रूरत है। अलग अलग रोगों में अलग अलग पृथ्वी या सूरज से जुड़ना होता है, यहाँ पर पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ना जरूरी है। पृथ्वी की ऊर्जा से अगर हम जुड़ जाएंगे, वो प्राण ऊर्जा अगर हमारे स्प्लीन ऑर्गन में, हमारे मणिपुर चक्रा में बह रही है, उतर रही है, आप सकारात्मक सोच रख रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आप अपने रोग को स्वयं से हील कर लें। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर कोई साइकोसोमेटिक रीज़न हो सकता है इस बीमारी का, इस परेशानी का? बिल्कुल, साइकोसोमेटिक रीज़न हर एक रोग में होता है। अब यहाँ पर देखिए, स्प्लीन से हम समझ रहे हैं, स्प्लीन का वीकनेस से प्रोलैप्स होते हैं। तो स्प्लीन जो है वो रिलैक्सेशन से आता है। ज़िंदगी में हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, जो भी परिस्थिति आए, हमें शांत रहना है और उसको हैंडल करना सीखना है। देखिए, धरती जो है आत्मा के हिसाब से एक स्कूल कहा जाता है। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, हम पहले ABCD पढ़ते हैं, बाद में सेंटेंस बनाना सीखते हैं और अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं। धरती आत्मा के लिए धरती अगर स्कूल है तो यहाँ पर हम धैर्य सीखने आते हैं, यहाँ पर हम प्रेम सीखने आते हैं, यहाँ पर हम स्वयं को फिर से पहचानने सीखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जब स्प्लीन का मामला है, जहाँ भी स्प्लीन का मामला आएगा, उस व्यक्ति को धैर्य सीखने की एक ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं होता है तो एंजाइटी आती है, कई और दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इस मामले में इनको धैर्य सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप अफर्मेशन की तरह इसका प्रयोग करना चाहें, यू कैन हील योर लाइफ आप थोड़ा पढ़िए, सकारात्मक बनिए। यू कैन हील योर लाइफ बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है, हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग पॉजिटिव नहीं रहते, कभी ना कभी निगेटिव होते हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर आप 100% पॉजिटिव सोचते हैं तो यहाँ पर रिलैक्स रहने का आर्ट हमें सीखना है। तो अगर आप लुई है हमें सिखाती हैं कि आईने के सामने जाकर हम अफर्मेशंस बोला करें, तो अफर्मेशंस कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन, रिलेवेंट अफर्मेशन एक होगा कि मैं हमेशा शांत रहती हूँ, मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूँ, मैं पृथ्वी की प्राण ऊर्जा से हमेशा जुड़ी रहती हूँ। ना, पृथ्वी की ऊर्जा से, प्रकृति की ऊर्जा से हमें जुड़ना है, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, खुश रहना है। तो जब हम इन साइकोसोमेटिक्स फैकल्टीज़ पर, क्वालिटीज़ पर काम करें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि प्रीति आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही आप इन सभी बिंदुओं पर काम करेंगे, थोड़ा सा धैर्य अपने जीवन में लेकर आएंगे। आशा है कि आपकी जो समस्या है ये यूट्रस प्रोलैप्स की, ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे सर अब आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मैं बता देती हूँ, विनीता जी का सवाल है, विनीता जोगी, और अकोला में रहती हैं। इन्होंने अपना जो सवाल है 2 पार्ट्स में भेजा है, तो मैं पहले आपसे एक पार्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। इनका कहना है कि इनको पीरियड्स के दौरान चेस्ट में दोनों साइड पेन होता है और पीरियड से लगभग ये 15 दिन पहले दर्द शुरू होता है और उसके 5-7 दिन बाद चला जाता है। जब वो वहाँ पर टच करते हैं तो उनको नॉट्स जैसा भी फील होता है। अभी तक उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, तो इसके बारे में समझना चाहेंगे आप? जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पीरियड प्रॉब्लम्स को लेकर बात हम समझ लें। देखिए, लुई है की फिलॉसफी के अनुसार और भी कई जगह पे, जैसे ओशो की टीचिंग और फिलॉसफी है, पीरियड प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है कि हम अपने आप को प्यार और स्वीकार नहीं करते, है ना। भले इनको प्रॉब्लम चेस्ट में हो रही है, लेकिन ये सभी पीरियड प्रॉब्लम्स में बात समझनी है कि हमें खुद को, अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने जेंडर्स को, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करना है, उसके साथ संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। हमें यह लगता है कि हम कमज़ोर हैं, कोई लाचारी है। देखिए, अलग अलग जेंडर के अलग अलग प्लस पॉइंट, जो आपके व्यक्तित्व में है उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको आप एंजॉय करें। जो नहीं है उस पर काम करके उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन जो नहीं है उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। तो अपने आप से प्रेम करना सीखना है, अपने आप को रेस्पेक्ट करना सीखना है। हम रेस्पेक्ट दूसरों से चाहते हैं, दूसरे रेस्पेक्ट तब देंगे जब हम खुद को रेस्पेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें सम्मान दें, कोई हमें कमज़ोर ना समझे। कहीं हम खुद ही तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ बैठे। तो सेल्फ लव के सारे अंदर कई सारी बातें आ रही हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट है,
अपनी गलतियों के लिए अफसोस नहीं करते रहना है, अपने पर्सनालिटी की हर एक चीज़, हर एक गुणों को, हर एक क्वालिटी को रिस्पेक्ट करना, पसंद करना। तो सेल्फ लव बढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा। इन जनरल ये हर एक पीरियड प्रॉब्लम में काम आती है। इसके अलावा थोड़ा हम ओशो के डिस्कोर्स को थोड़ा सुने, उससे भी काफ़ी हमें मार्गदर्शन मिल सकता है। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताई है कि चेस्ट में तकलीफ होती है, तो यहाँ पर एक नाड़ी का मैं मेंशन करूँगा, ST36 अष्टमक नाड़ी। अष्टमक की नाड़ी का ये इम्बैलेंस बता रहा है लक्षण के आधार पर। तो ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के घुटने के पास बाहर की तरफ होता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है दोनों पैर में। आप समझ लीजिए, चित्र आपको दिखा रहे हैं, पैर पे आगे की तरफ और थोड़ा साइड में एंटेरोलैटरल अपने मुट्ठी बनाकर, मुट्ठी का जो नुकीला हिस्सा होता है उससे, ये वाला हिस्सा या ये हिस्सा, किसी भी हिस्से से हम थोड़ा सा झुककर अपने ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को पालपेट करें। थोड़ा पहले समझ लें कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, बोन के थोड़ा सा नीचे है, और उसको अप डाउन पॉइंटेड हिस्से से हम मसाज करें। हम किसी दूसरे व्यक्ति से भी मसाज करवा सकते हैं। ST36 को मसाज करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हमें खुद से प्यार करना सीखना है, अष्टमक नाड़ी के ब्लॉकेज को दूर करना है। जब हम वो करते हैं तो ठीक आप हो जाएंगे। ओके सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सवाल का आपने जवाब दे दिया, लेकिन इनका एक और सवाल है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूँगी। इनका दूसरा सवाल है कि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार कुछ देर बाद इनको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। ये इग्नोर भी करती हैं, लेकिन स्टिल कुछ देर के बाद इनको खाना लेकर बैठना ही पड़ता है क्योंकि भूख बार बार लग रही है। तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे भूख बार बार लगना, भूख यानी हम अष्टमक में खाते हैं और अष्टमक के साथ साथ थोड़ी पैंक्रियाज की एनर्जी होती है। अष्टमक और पैंक्रियाज की एनर्जी का ये बात है। तो अभी ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आया, इंटरेस्टिंगली बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट उनके दूसरे कंडीशन को भी ठीक कर देगा। एनर्जी मेडिसिन की यही खासियत है, और इसी कारण से एनर्जी मेडिसिन को, एक्यूप्रेशर को मैं एलोपैथी से भी सुपीरियर मानता हूँ इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये ST36 का मसाज, इनके ये जो समस्या बताई है कि भूख इनको ज़्यादा लग रही है, उसको भी, उसमें भी ये हेल्प करेगा। हाँ, हम इसको भोजन के मामले से भी अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि हम क्या खाएं और पिए। तो अगर किसी को एपेटाइट ज़्यादा लगती है तो हम फाइबर रिच भोजन ज़्यादा करें, क्योंकि फाइबर रिच भोजन करने से ना आपको अपने जीवन में ना संतुष्टि का एहसास ज़्यादा होगा, फीलिंग ज़्यादा आएगी। देखिए, हम जो भी हम प्लेट में खा रहे हैं, अगर उसमें फाइबर है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा होगा। जैसे सब्जी, खासकर सब्जियों में, बहुत सारी सब्जियों में, बीन्स में फाइबर्स बहुत होते हैं, तो हम सब्जियों को अधिक खाया करें। जो भी हम रोटी या चावल लेते हैं, जनरली हमारी भोजन में सीरियल का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, रोटी और चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसा कर सकें कि सब्जियों की क्वांटिटी अधिक हो, सब्जियों की क्वांटिटी को आप धीरे धीरे बढ़ाएं अपने भोजन में, तो जितना आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा उतना आपको फीलिंग का एहसास होगा, है ना। भूख, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो सब्जियों को खाएं। आपको भूख लगती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सब्जियों को जितना ज़्यादा खा सकते हैं खाएं। सब्जियां हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। सब्जियों के बाद जो सेकंड बेस्ट फूड आएगा वो फल है। वैसे फल में भी फाइबर अच्छे खासे हैं। मौसम के हिसाब से थोड़ा सब्जियां अभी ज़्यादा खाने का समय है, फल खा सकते हैं। सब्जियों के बाद, फल के बाद फिर जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, वो मिलेट्स का है। 5 मिलेट्स, रागी बाजरा के परिवार के 5 मिलेट्स होते हैं। कोदो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल, सानवा, कुटकी। तो इनके रेसिपीज़ को आप यूट्यूब पे देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये इनमें फाइबर अच्छा होने की वजह से ये आपको फीलिंग का एहसास अच्छा देंगे और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो सब्जियाँ, फल और 5 मिलेट्स खाएं और ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि विनीता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन सर, इस सवाल को यहाँ पर समाप्त करने से पहले मैं इस पर और भी चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि भूख की, अगर ये जो सवाल है यहाँ पर कि इनको ज़्यादा भूख लग रही है, तो क्या ज़्यादा भूख लगना बुरा होता है या इसको किस नज़रिए से देखें? ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी मांग रही है। तो इसको इस तरह से भी समझना चाहूँगी। नहीं, अगर हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है
वो तो हमें खाना चाहिए ही। लेकिन एक बात पहलू ये भी है कि अगर आपको समझिए पानी की प्यास लगी है ना, और आपको मैं चाय पिलाता जाऊं, कॉफ़ी देता जाऊं, तो नहीं, आपको प्यास लगी है ना, आप 4 कप कॉफ़ी पी लो, क्या हमारी पानी की प्यास मरेगी? नहीं मरेगी। हमारी बॉडी पानी लिक्विड मांगता ही रहेगा, हम देते रहेंगे तो भी मांगता रहेगा। तो क्या हमको ये बात समझनी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को वो चीज़ नहीं दे रही हूँ जो इसको चाहिए। हम दे रहे हैं लेकिन वो और मांग रहा है, और खाओ और खाओ। तो थोड़ा सा ना हमें मेडिटेशन को जोड़ना है। भोजन को करने से पहले, भोजन को बनाने से पहले हम थोड़ा इस पर सोच विचार करें कि मेरे शरीर को कौन सा भोजन चाहिए। मैंने आपको बताया है सब्जी बेस्ट, उसके बाद फल, और उसके बाद 5 मिनट्स। तो मुझे कौन सा भोजन लेना है? अगर हम मेडिटेशन में शांत होते हैं, शून्य होते हैं, तो हमें इंट्यूशन आता है, और इस इंट्यूशन में आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी सब्जी खानी चाहिए, मुझे कौन सा फल खाना चाहिए, मुझे कौन सा मिनट्स खाना चाहिए, मुझे कौन सा आइटम खाना चाहिए। जब आप अपने शरीर को उसकी नीड के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार जब राइट फूड देंगे, तो आपकी भूख फिर ज़्यादा नहीं रह जाएगी। इंटरेस्टिंग बात है, आपको लग रहा है भूख ज़्यादा है, लेकिन वो भूख की समस्या ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप नहीं दे रहे हैं। राइट फूड मिलेगा तो यू विल फील बेटर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इसको हमें इस तरह से समझना है कि हमें भूख बार बार जो लग रही है, हमें अपनी बॉडी की नीड्स को समझना है कि हमें ऐसा तो नहीं है जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें पानी पीना है तो उसकी जगह हम चाय कंज्यूम या कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड वो भी है, लिक्विड वो भी है, लेकिन पानी अपनी जगह है और चाय या कॉफ़ी वो अपनी जगह है। तो हमें अपनी बॉडी की नीड्स को उस तरह से आइडेंटिफाई करना है जिससे कि हमें ज़्यादा खाना भी ना पड़े और जो ज़रूरत है बॉडी की उसको वो चीज़ मिल जाए, तो वो हमारे लिए हेल्दी भी रहेगा इस तरह से। क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि कई बार हमारी डाइट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ओवरवेट की समस्या भी लोगों में इस तरह से भी देखी जाती है कि इस तरह से समझ में आ रहा है कि बार बार भूख लग रही है, जंक खा रहे हैं और हेल्दी चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं विनीता आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि भूख का जो रीज़न है, एक बार आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हो सकता है कि आप ये समझ पाएँ कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, तो भूख के जो बार बार लगने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डिम्पल जी का। ये जानना चाहती हैं हाउ टू क्योर कैंसर। तो इनका जो ये सवाल आया, हमारी टीम ने इनसे कांटेक्ट किया, तब पता चला कि ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं और मेडिटेशन कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं। तो उसके बारे में आपसे हेल्प चाहती हैं आपसे। देखिए, कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक गहरी बीमारी है, लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन ये गहरी बीमारी है। गहरी बीमारी कहने का और कॉम्प्लेक्स डिजीज कहने का मेरा उद्देश्य है कि हमें इसमें कई चीज़ों को समझना होगा और काम करना होगा। अगर कैंसर या ऑटो इम्यून या ऐसी लाइलाज बीमारी आती है तो पूरे परिवार का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर ध्यान में बैठना चाहिए, और अगर मिलकर नहीं बैठ सकते हैं तो अपने अपने बेसिस पर ध्यान में बैठें, लेकिन परिवार के हर एक सदस्य को ध्यान में आना ही चाहिए, तब ग्रुप कर्मा, फैमिली कर्मा बैलेंस होगा। देखिए, अध्यात्म में कहते हैं कि बीमारियां जो होती हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आती है। ये मेडिकल साइंस से ऊपर की चीज है। हमने सुना भी होगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, है ना। कर्म मतलब हमने किसी व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव किया, तो कर्म सिद्धांत में यह बात आती है। वैसे कर्म सिद्धांत अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। मेडिटेशन में बैठने से हमारे कर्मा बैलेंस होने लगते हैं। मेडिटेशन में बैठने के अलावा अगर हम हेल्प करते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। हम पैसों से हेल्प कर सकते हैं, हम नॉलेज से हेल्प कर सकते हैं, हम अपने स्माइल से हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो हेल्प करने का नेचर बढ़ाएंगे तो उससे हमारे कर्मा बैलेंस होंगे। कर्म सिद्धांत को समझने की जरूरत है। और कैंसर पे तो हमारा डेडिकेटेड 1 घंटे का वीडियो है, स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर। अगर आप वो देखेंगे तो उसमें सारी बातें आपको आ जाएंगी। रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट ना हो, तो मैं उन बातों को बता रहा हूँ जिसमें मैंने उसमें जिसने को ज़्यादा टच नहीं किया है, कर्म सिद्धांत को ना। कर्म को हम नहीं समझते हैं,
देखिए, जब लाइफ में हम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम अपने मस्ती में, अपने कामों में डूब जाते हैं, उलझ जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, कर्म हमारे जन्म जन्मांतर, हमारे अगले जन्म में भी आते हैं। हमारे आज के जन्म में जो आज हमें कर्म मिल रहे हैं, सारे हमारे इसी जन्म के नहीं हैं, हमारे कुछ पिछले जन्म के भी हैं। और अगर हमने आज इस जन्म में कुछ गड़बड़ किया, किसी को हमने कुछ प्रॉमिस किया फिर नहीं निभाया, किसी में हमने बिजनेस में पहले तो कमिटमेंट किया कि हम 30-70 का पार्टनरशिप करेंगे, बाद में मेरा मन बदल गया, नहीं मैं तो 40% लूँगा, तो आप अपने एग्रीमेंट से, अपने शब्दों से अगर हट रहे हैं तो ये कर्मा बन जाता है ना। सामने वाला व्यक्ति नहीं बोल पाता है, नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन अगर वो हर्ट होता है तो आपको फिर वैसा ही हर्ट से गुजरना पड़ेगा। देखिए, कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। बहुत लोग इसको कर्मा को पनिशमेंट के साथ देखते हैं। ये पनिशमेंट नहीं है, ये जीने का तरीका है। जिस तरीके से हम जीते हैं तो ये दुनिया संतुलित रहती है। हमने कोई ऐसा तरीका से जिया जिससे दूसरे को कष्ट हुआ, तो अब हमें कष्ट वाले अनुभव से गुजरना है ताकि हम सीख जाए कि हम किसी को कष्ट ना दें। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक कर्मा चालू ही रहेगा और हमें उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। जो हमें कैंसर से जितना कष्ट मिल रहा है, ये कष्ट क्या हमने किसी को कष्ट दिया है क्या? अपने मेडिटेशन से पूछें। बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ मेमोरीज या इसी जन्म में, क्योंकि हमें पुरानी बातें कहाँ याद रहती हैं, हमसे हमारा पैसा किसी ने लेके नहीं लौटाया वो हमें याद रहता है, लेकिन अगर हमने किसी का पैसा लेकर नहीं लौटाया तो हम बहुत बार भूल जाते हैं। हमने क्या किसी को हर्ट किया है? लेकिन जब हम सवाल पूछने जाएंगे, मेडिटेशन के अलावा आप सोते समय ये सवाल पूछते हैं, इस जन्म में या पिछले किसी जन्मों में क्या कभी मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया है? क्या मेरी लाइफ में ऐसा कोई कर्माज है? पूछिए। बहुत संभावना है आपको ऐसा पता चलने लग जाएगा कि आपने जीवन में क्या गड़बड़ किया है। ध्यान से यही समझ आने से हमारी हीलिंग होती है। देखिए, ध्यान में ऊर्जा आती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, चक्रों में, उससे तो हीलिंग होती ही है। लेकिन कर्मों की समझ आती है तब और तेज हीलिंग होती है। और सबसे अल्टीमेट कर्म कार्मिक अंडरस्टैंडिंग ये है, हम तो प्रकाश के बने आत्मा हैं, सनातन आत्मा है। ये शरीर में रोग है लेकिन आत्मा में कभी कोई रोग नहीं होता। अगर हम आत्मा के तल पे महसूस करने लगते हैं, जीने लगते हैं, शरीर में रोग होते हुए भी हम टेंशन में नहीं जाते। तो ध्यान आपको उस तरह से भी हेल्प कर सकता है कि आप अपने सोल नेचर को, अपने स्पिरिचुअल नेचर को फील करने लग जाओ, जीने लग जाओ। फिर अगर हम कर्मा को स्वीकार कर लेते हैं या हम अपने सोल नेचर को फील करने लग जाते हैं तो फिर हम कष्ट को, शरीर के कष्ट को कष्ट की तरह नहीं देखते, एक अनुभव की तरह देखते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे कोई कर्म बैलेंस होने के लिए ये मुझे अनुभव होगा, बिना शिकायत किए मैं इस अनुभव से गुजरूंगी। जब भी कैंसर या कोई दूसरी गंभीर बीमारी है, अगर हम शिकायत करते हैं तो हम एक नया कर्मा बना लेते हैं। अगर बिना शिकायत हम उस अनुभव से गुजरते हैं तो हम कर्मा बैलेंस करने की ओर एक कदम आगे जाते हैं। फिर हमारी बुद्धि इसलिए तैयार हो पाती है कि उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए क्या करना है। कर्म है तो उसे भोगना ही कोई उपाय जरूरी नहीं है। कर्म को समझ के भी जितना आप अच्छा समझेंगे, आप उतना जल्दी उससे बाहर निकल सकते हैं। कंप्लेन करना बंद कीजिए। अगर कभी आपके भीतर कंप्लेन है कि भगवान मुझे ऐसा कष्ट क्यों दे रहा है, ऐसा कभी मत बोलिए। ये बोलिए, भगवान तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो, मुझे अपनी जिंदगी में क्या सीखना है। क्या मुझे धैर्य सीखना है? क्या मुझे प्रेम देना सीखना है? क्या मुझे माफ करना सीखना है? क्या मुझे खुद से प्यार करना सीखना है? खुद से प्यार करने से भी बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। लुई हे का कैंसर ठीक हो गया, अनीता मूरजानी का कैंसर तो ठीक हो गया। खुद से प्यार करना, बार बार बोला करें मैं खुद से प्यार करती हूं। पहले हम कर्मों पे थोड़ा सा काम कर लें, फॉरगिवनेस पे। अगर कोई गुस्सा आपके भीतर है, उस गुस्से को माफ करें, रिलीज करें। दूसरा गलती मांगने नहीं भी आया तो भी आप अपनी तरफ से माफ कर दें। या हमसे कभी किसी से कोई भूल हुई होगी तो हम माफी मांग लें। माफी मांगने से कर्म बैलेंस हो जाएंगे। खुद को प्यार करने से हमारे हार्ट चक्र ठीक होने लग जाएगा, उससे भी हीलिंग हो जाती है। कैंसर पे तो कई सारा चीज काम करना पड़ेगा। कैंसर देखिए कॉम्प्लेक्स बीमारी है, उसको हम एक सिंपल डिजीज की तरह नहीं ले सकते।
स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर, आप वो एक वीडियो देखें, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सूर्य प्रकाश में बैठना है, हमें मिलेट्स खाना है, हमें HT7 SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। एक पॉइंट में बता देता हूँ, HT7 हमारी कलाई पर छोटी उंगली के नीचे होता है। ये हर तरह के कैंसर में बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथ में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट में दर्द नहीं होता है, फिर भी आप दबाए करें। और यहाँ पे आप लाल रंग लगा के रखें। HT7 हार्ट को एक्टिव करेगा, ब्लड को एक्टिव करेगा। हार्ट एक्टिव हो, ब्लड एक्टिव हो तो आपका हेल्थ रिलेटिवली बेटर होगा। मैं खुद से प्यार करती हूँ, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप खुद से ये बोला करें। धैर्य रखें, सीखते रहें। प्रभु ने चाहा तो आपकी हीलिंग जरूर होगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। जैसा कि आपने बताया कि हम काफ़ी सारे मन में चीज़ों को, ग्रजेस को होल्ड कर लेते हैं, फिर वो जो समस्या है, वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो किसी न किसी समस्या के रूप में बाहर आती हैं। तो इनको करना ये है कि इनको फॉरगिव का भाव अपने जीवन में अपनाना है और धैर्य अपनाना है। और यदि किसी से कोई अपने जो बेसिकली अपने जो कार्मिक बैलेंस है, कर्मा जो है, उसको बैलेंस करना है। अगर अपने आप को फील करना है कि कहीं मेरे से किसी को, मैंने जाने अनजाने में तो किसी को हर्ट नहीं किया, तो उसको लेकर के भी उनसे क्षमा अपने मन में ही रखनी है। और अगर हो सकता है तो उनसे हम बोल भी सकते हैं, और अगर नहीं तो आप अपने मन में भी उनके लिए क्षमा भाव रख सकते हैं। और यदि कोई ग्रजेस आप होल्ड करके किसी के प्रति बैठे हैं तो आप उन्हें छोड़ दें, जिससे कि आपका जो मन होगा वो शांत हो जाएगा। बड़ी चिंताएं दिमाग में रहती हैं, हमें पता भी नहीं होता, और स्ट्रेस्ड रहने लगते हैं, फिर वो समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे ग्रजेस को होल्ड करने का, जिससे अपनी ही समस्याएं बढ़ें, अपनी ही तकलीफ बढ़े। तो बेहतर है कि उन सभी को छोड़ दिया जाए और अपने आप के लिए काम किया जाए। तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है श्रद्धा सिंह जी का। इनकी एज 42 ईयर्स है, 72 kg इनका वेट है, लखनऊ से हैं। ये इनका कहना है कि मेडिटेशन में भी नहीं है और इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, प्रोनोलॉन्ग्ड। तो इस पर आपकी सहायता चाहती हैं। ये प्रोलॉन्ग्ड लिख रही हैं, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो नॉर्मल 28 डेज का साइकिल है, इनका लंबा हो जाता होगा, 30 हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। अब एलोपैथी में तो इसको नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है ना। जो चंद्रमा का साइकिल है 28 डेज का, पूर्णिमा और अमावस्या, तो वैसा ही ये 28 डेज का नॉर्मल साइकिल है। तो यहाँ पर बात समझनी है कि ये जो हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक एक होता है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुआ है। और बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LU7 अपने दाहिने हाथ में। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप समझें, अंगूठे के नीचे रिस्ट कलाई पर LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। इस पॉइंट पर दर्द मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दोनों ही केस में आपको दबाना है, दर्द नहीं मिले तो भी दबाएंगे। 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार। और दबाते हुए आपको खुद से प्यार करना है। देखिए, पीरियड प्रॉब्लम में तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सेल्फ लव की कमी है। हम अपने आप को, अपने जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अपने आप को वीक समझना, अपने आप को इन्फीरियर समझना, अपने आप को भुक्तभोगी, विक्टिम समझना। कोई विक्टिम नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, हर एक तो आत्मा ही है। और आत्मा के रूप में तो हम अनंत हैं, हम सनातन हैं। हमारा ना शुरुआत है ना अंत है। लेकिन हम अपने सोल नेचर को, स्पिरिचुअल नेचर को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। तो मेडिटेशन से आपको ये फीलिंग आनी धीरे धीरे शुरू होगी। अफर्मेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं अपना शरीर का ध्यान रखती हूँ ना। जितना सेल्फ लव होगा उतना हमारा पीरियड का हेल्थ नॉर्मल रहेगा। अपने आप को किसी भी तरह से विक्टिम, किसी भी तरह से खराब किस्मत मत बोले। जो अनुभव हमें लेना है वो अनुभव तो लेना होता है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हम अपने पैर में SP4 और SP6 इन 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। SP4 SP6 स्प्लीन नाड़ी का चौथा और छठा पॉइंट है। SP4 हमारे पैर में जो तलवे का जो गोरा हिस्सा है और ऊपर जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे होता है, अंदर की तरफ पे, पैर के अंगूठे के थोड़ा सा पीछे। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट की इमेज को ढंग से समझ लीजिए। यहाँ पर दर्द ज़्यादातर बहुत बार मिलता है। SP4
के आगे sp3 है, sp3 उतना जरूरी नहीं है इस मामले में, सिर्फ sp4 पर काम करें। हाँ, वैसे sp3 पे भी काम करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, sp4 ज़्यादा मेन पॉइंट है। और दाहिने पैर में ज़्यादा करना है, बाएं पैर में भी अगर दर्द मिलता है तो बाएं पैर में भी कर सकते हैं। sp4 से नाड़ी जब थोड़ा से और ऊपर जाएगी एंकल से ऊपर, तब आ जाता है sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्प्लीन नाड़ी का छठा पॉइंट। sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें दोनों पैरों में दबाना है। sp6 महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बताती नहीं है वो अलग बात है, जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है वो समस्याएं लेकर बाहर आती हैं। तो sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से स्प्लीन नाड़ी हमारी हेल्दी रहती है, किडनी हमारी हेल्दी रहती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। दोनों पैर में sp6 चेक करना चाहिए, हर एक पर्सन को चेक करना चाहिए। पुरुषों को भी अगर दर्द मिल सकता है, अगर दर्द मिलता है तो रेगुलर दबाने से वो हेल्दी रहेंगे। sp4, sp6 और lu7 इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर करेंगे तो बहुत सारी पीरियड प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती हैं। जो लंबा डेट का साइकिल है वो 28 डेज पे आ जाएगा। साथ ही साथ आपको पूर्णिमा में ध्यान में बैठना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा का जो 28 डेज का साइकिल है, हमारी बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो कुछ तो कनेक्शन है। तो हमें उस पूर्णिमा चांद की ऊर्जा से थोड़ा जुड़ना है। और पीएसएस में हम कहते हैं पूर्णिमा के दिन ध्यान ऊर्जा अधिक गहरा होता है, अधिक गहरा रोज हम जितना देर ध्यान में बैठते हैं, पूर्णिमा के दिन उसका डबल और ट्रिपल तो ध्यान में आप बैठिए, है ना। पीएमसी पर रात में 9 बजे, अभी कल पूर्णिमा है या आज ही पूर्णिमा है, तो वो रात 9 बजे से सेशन भी है हमारे पीएमसी हिंदी पर, उसके साथ या आप अपनी म्यूजिक के साथ ध्यान में डबल या ट्रिपल ध्यान में जरूर बैठें। तो हम चांद की ऊर्जा से जुड़ेंगे। हम कोई भाव रखते हैं तो जुड़ जाते हैं, नहीं भाव रखते हैं अगर हम उस टाइम पर ध्यान में बैठ रहे हैं तो अपने आप हम जुड़ जाएंगे। तो जितना हम जो लार्ज कॉस्मिक एंटिटीज हैं इस ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, जैसे आज पूर्णिमा के समय पूर्णिमा है, बाकी समय बहुत जगह पे मैं सूर्य का जिक्र करता हूँ, बहुत जगह पृथ्वी का जिक्र करता हूँ। अगर जो ये बिगर एंटिटीज है ना, इनकी ऊर्जा से हम जब जुड़ जाएंगे तो हमारी बॉडी बहुत इजी वे में मैनेज हो सकती है। प्रकृति को समझना है और जुड़ना है। हेल्दी होना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो चांद की ऊर्जा से जुड़े, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो नॉर्मल हो जाएगा। रात में सोना देर मत करें। रात में जब नींद आती है 10 बजे 11 बजे, जब नींद आने लग जाए फिर आप सोने को चले जाइए। 28 डेज का जो पूरे महीने का जो साइकिल है, हमारा जो डेली का साइकिल है, उससे भी तो जुड़ा रहेगा। अगर हम रात में देर सोते हैं, जाने अनजाने हम देर कर देते हैं, फिर हमारे ब्रेन का पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर एक से दूसरा साइकिल जुड़ा हुआ होता है, फिर डिस्टर्बेंस होगी। अपनी नींद को रेस्पेक्ट करें, रात में समय पर सोएं, सुबह जब नींद खुलती है तब जगें। रात में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद कोशिश करें उसमें आप ध्यान में 5-10 मिनट के लिए बैठ सकें। रेगुलर मेडिटेशन और अपनी ऊर्जा को समझकर बैलेंस करने से आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं श्रद्धा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संजय जी का। दरअसल इनका जो सवाल है वो उनके पिताजी के लिए है। इनके पिताजी को मेटास्टैटिक लंग कैंसर की समस्या है और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस पर आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, मेटास्टैटिक कैंसर जब हम यूज करते हैं तो मेटास्टेसिस मतलब होता है कि कैंसर अब फैल गया है। जिस जगह कैंसर है उसके अलावा वो दूसरे ऑर्गन्स में भी चला गया है। जब कोई कैंसर फैल जाता है तब वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। और मेटास्टैटिक के साथ साथ अब वो बोल रहे हैं कि उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दर्द बहुत ज़्यादा तभी होता है जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच जाता है ना। अब जो कैंसर का बॉडी में मल्टीपल जगह में फैल चुका है तो उसके प्रभाव हो रहे हैं और उसके कारण से दर्द हो रहा है। तो जब इतने एडवांस स्टेज पे जब कैंसर पहुंच जाता है तो देखिए, थोड़े से हेल्थ में हमें ग्राउंडेड भी रहना पड़ेगा कि जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है। अब यहाँ पर कैंसर ठीक हो वो सोच के बजाय जब हमारी मृत्यु होती है, और अध्यात्म में हम उसको ट्रांजिशन कहते हैं कि बस हम एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं, वो पेनफुल ना हो या कम से कम हो। टर्मिनल स्टेज में कैंसर ठीक हो यह सोच रखना, एक ना, हमें वो सोच नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी चमत्कार होते हैं, अनीता मूरजानी जैसे, जो टर्मिनल स्टेज से भी वो बाहर आ गई।
ना। स्टेज 4 कैंसर भी ठीक होते हैं, लेकिन ना जो मिराकल्स हैं, जो चमत्कार हैं, वो रेगुलर फिनोमेना की तरह हमने यहाँ देखे। यहाँ पर दर्द को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सोचें, कैंसर को ठीक करने की ना सोचें। तो यहाँ पे ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र, ये एक वर्सेटाइल पॉइंट है, कई जगह पे काम आता है। वैसे हमारे एल्बो पे भी LI11 है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ, ST36, वो ज़्यादा अच्छा है। LI11 और ST36 दोनों पे हम काम कर सकते हैं। ST36 पैर के पे बाहर की तरफ एंटीरोलैटरल सरफेस पे है, अभी अभी हमने देखा था। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप समझकर इसका मसाज करना शुरू करें दोनों पैर पे। हर 2 घंटे पर अलग अलग फैमिली मेंबर इसका 2 मिनट के लिए मसाज करें, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों पैर पे करना है। और इस ST36 पर आप हल्दी लगाएं। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप मसाज करेंगे 2-2 मिनट के लिए, यहाँ पर दर्द मिलेगा, अच्छा खासा दर्द मिलेगा। नॉर्मल पर्सन को भी ST36 पर दर्द मिलता है, और जब यहाँ पे उनको मेटास्टैटिक कैंसर टर्मिनल स्टेज में पहुँच गया है, तब तो दर्द जरूर मिलेगा। फिर भी जितना वो टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ा बातचीत में उनको इंगेज करके, थोड़ा गहरी सांसें लेते हुए, उनका ध्यान थोड़ा भटका के, दर्द होता है फिर भी दर्द देते हुए भी करना है, जो थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो सके। टर्मिनल स्टेज में रिकवरी हो, यह आप उम्मीद ना करें। उनका ट्रांजिशन पीसफुल हो, वो दर्द में शरीर ना छोड़े। अगर हम इतना भी कर लेते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई व्यक्ति इस संसार में कैसे आता है और इस संसार से कैसे जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जो हम संसार में आए वो तो घटना घट चुकी, अब उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेथ की तैयारी कर सकते हैं। ये थोड़ा गहरा आध्यात्मिक विषय हो जाता है, जिसके लिए हमारे PMC हिंदी पे दूसरे एपिसोड्स हैं। आप मृत्यु को समझ सकते हैं। पेन को कम करने की हम फिक्र करें। ST36 पर और परिवार के सब लोग ना आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे कोई रूटीन बनाए, जहां पर सभी लोग या अधिक से अधिक लोग ध्यान में बैठ सकें। जब हम ग्रुप में मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो अगर वहां पर सेंटर में या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर रहा है, तो भी उसको फायदा होता है। तो यहाँ पे पूरे परिवार का सहयोग चाहिए जब तक वो आपके साथ है। ग्रुप मेडिटेशन अगर बातचीत करके अगर आप समझा सकते हैं उनको कर्मों के रिगार्डिंग, तो वो भी करना चाहिए। उनसे पूछिए क्या उनके जीवन में उनको कब कब किसी पे गुस्सा आया, क्या कोई ऐसी बात है जिन पे आज भी वो गुस्सा है। अगर आज किसी बात पे गुस्सा है तो उस गुस्से को माफ करना है। जीवन में जब जब कभी किसी पे गुस्सा आया है, उन व्यक्ति को याद करके, चाहे वो फिजिकल बॉडी में हो या ना हो। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से हम तो आत्मा को देखते हैं। अगर कोई शरीर छोड़कर जा भी चुके हो, तो भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो वो होंगे। अगर कोई कंफ्लिक्ट, कोई गुस्सा है, तो भी मतलब गुस्सा था और वो चले गए, तो हमें मन ही मन उनसे माफी मांगना है, माफी दे देना है, माफी ले लेना है। तो माफी मांगने से ना एक मन हल्का होता है, एक कर्मा बैलेंस होते हैं। तो यह हमारे ट्रांजिशन को पीसफुल बना सकता है। मृत्यु को अध्यात्म में सिर्फ लॉस नहीं देखते, एक हम टाइसन देखते हैं कि हम एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं। और अगर आप पुस्तक पढ़ सकते हैं तो आप अनीता मूरजानी की पुस्तक को पढ़ें। अनीता मूरजानी की पहली पुस्तक हिंदी भाषा में भी है, मैंने मृत्यु के बाद जीवन देखा है। उनको भी ब्लड कैंसर हो जाता है, एक लिम्फोमा, सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज होती है, कोमा में चली जाती है, लेकिन उनकी लाइफ में डिवाइन ग्रेस होता है और वो वापस आ जाती है। डिवाइन ग्रेस होता है लेकिन वो अपने आप नहीं होता। चूंकि वो 4 साल कोशिश कर रही थी अलग अलग नेचुरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, तो मुझे लगता है कि उनकी साधना के कारण से उनकी लाइफ में ग्रेस हुआ और वापस आकर वो दुनिया को सिखा रही कि हम अपने आत्मा तत्व को, अपने प्रेम तत्व को जिए। आत्मा का स्वभाव होता है प्रेम करना। हम देना सीखें, हम मांगने की फिक्र ज्यादा करते हैं। हम दूसरे के छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, उसको दुख मान लेते हैं, उसको गुस्सा मान लेते हैं। हम थोड़ा माफ करना सीखें, थोड़ा प्रेम देना सीखें। अनीता मूरजानी की पुस्तक को पढ़ के हमें ये बात समझ में आएगी। अनीता मूरजानी को ये बात आत्मा के लोक में समझ में आ गई, तो उसको वापस भेजा गया कि जाकर तुम दुनिया को सिखाओ। उसका कैंसर कोमा वाले स्टेज में ठीक हो गया। ये एक रेयर केस है,
ऐसे रेयर केस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो है, एक बार तो हुआ है। मेडिकल मिराकल कहकर मेडिकल साइंस पे चुप हो जाता है, लेकिन अध्यात्म तो इस पर बात करता है कर्म सिद्धांत की, प्रेम देने के महत्व को। तो ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए, ग्रुप मेडिटेशन करते हुए, माफ़ी मांगना, और जो भी आप कर्म सिद्धांत समझ सकें, अनीता मुजानी के कंसेप्ट को समझ सकें, उस पर काम करें, तो उनका लाइफ जो भी जितनी बची है थोड़ा पीसफुल होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि संजय जी इस बात को समझेंगे और अपने जो पिताजी हैं उनके साथ बैठेंगे, इन सब चीज़ों को समझेंगे और उनकी जो तकलीफ़ है वो काफ़ी हद तक कम होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिव्या जी का। इन्होंने जो सवाल भेजा है वो अपनी बेटी के लिए भेजा है। बेटी का नाम है दिव्या और उनकी एज 22 है। उनको PCOD की प्रॉब्लम है और पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं होते। तो इस पर आपसे सहायता चाहती हैं। देखिए, PCOD के तो बहुत सारे मामलों में तो जो पर्सन है उसका वेट जो से ज़्यादा होता है ना। तो अगर वेट ज़्यादा हो तो वेट को कम करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। वेट को कम करने के लिए हमें लुई हे का सेल्फ लव का फार्मूला ही अपनाना है, वो सबसे मेन तरीका है। उसके अलावा हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें हेल्दी फूड और घर का फूड ही लेना चाहिए। बाहर का, देखिए, बहुत लोगों को बाहर का चीज़ें खाना, चटपटा खाना पसंद होता है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उससे तो वेट ज़्यादा बढ़ता है। वेट बढ़े ना बढ़े, हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरनल सिस्टम। घर का भोजन ही लेना है, एक्सरसाइज करना है, सेल्फ लव करना है, तो इससे आपको हेल्प होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट और K7 ये दो अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिन पर काम कर सकते हैं। SP6 दोनों पैरों में रहेगा, लेकिन K7 जो है वो लेफ्ट पैर में। लेफ्ट पैर में K7 और SP6 इस पॉइंट को बाएं पैर में, इसको दबाएं, इस पॉइंट पर दर्द जरूर मिलेगा। बाएं पैर में SP6 पर जिनको PCOD की समस्या है उनको दर्द जरूर मिलेगा। इस पॉइंट को अच्छे से दबाना है, 2-2 मिनट के लिए दिन में कम से कम 5 बार दबाना है। देखिए, PCOD समस्या में हील होने में समय लग जाता है, तो अगर हम इंटेंसिटी अच्छी रखेंगे तो ये जल्दी होगा। तो दिन में 5 बार तो आपको दबाना है। तो माँ 1-2 बार 2 बार दबा दें, लड़की खुद से अपना दबा सकती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए अफर्मेशन जोड़कर करना है, मैं खुद से प्यार करती हूँ। खुद से प्यार करेंगे तो ओवर ईटिंग हम नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग नहीं होगी तो वेट ज़्यादा नहीं होगा। खुद से हम प्यार करेंगे तो बाहर खाने को हम महत्व नहीं देंगे, हम घर के सात्विक हाइजीनिक फूड को महत्व देंगे। खुद से प्यार करें, SP6 K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करें, PCOD में आपको हेल्प होगा। सर यहाँ पर क्या साइकोसोमेटिक रीजन है इसका? साइकोसोमेटिक रीजन यहाँ पर है पॉलीसिस्ट, ओवरी में सिस्ट बन रहा है। ओवरी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा है, उसको नॉर्मल फंक्शन करने में दिक्कत आ रही है। तो ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो क्रिएटिविटी के लिए होता है ना। रिप्रोडक्शन एक तरह का क्रिएशन है, लेकिन उसके अलावा भी हम लाइफ में बहुत जगह पे क्रिएटिव होते हैं। तो और क्रिएटिव होने के लिए अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो खुद को एक्सप्रेस करना, क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करना, खुद को प्यार करना। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, अगर हम खुद को इन्फीरियर मान रहे हैं, अब जैसे हमारा समाज जो है अभी भी बहुत हद तक पुरुष प्रधान समाज है, तो बहुत जगह पे जितनी आज़ादी लड़कों को मिलती है उतनी आज़ादी लड़कियों को नहीं मिलती है, और उसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, कहीं कहीं पे इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। अब सोशल सिचुएशन को, इकोनॉमिक सिचुएशन को तुरंत नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर हम उन सिचुएशन को लेकर अगर हम ये सोचते रहें कि मैं इन्फीरियर हूँ, मुझे जो ज़िंदगी, मैं आज़ादी से ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं है, तो इस तरह की जो सोच है वो बॉडी लेवल में प्रॉब्लम बनती है। यहाँ पे सोच ये रखना चाहिए, लुई हमें ये सिखाती है कि लाइफ में जो भी हम सिचुएशन में अभी हम हैं, दैट इज स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ। जो भी हम लाइफ में चाहते हैं उसके लिए जब हम वो सीख चुके होंगे, जो लेसन हमें सीखना है, जो हम पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, वो भी एक तरह से लेसन ही होता है ना। खुद से प्यार करना भी एक लेसन है। तो जब हम वो लेसन सीख लेंगे तब हम जो लाइफ चाहते हैं हम उस लाइफ तक पहुँच जाएंगे। आवर प्रेजेंट सिचुएशन इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर आइडियल सिचुएशन। अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि अगर मैं खुद से प्यार करूंगी, अगर मैं अपना लेसन सीखूंगी, तो जो ज़िंदगी मुझे चाहिए वो ज़िंदगी मैं पा सकती हूँ, वो मुझे मिल सकता है। अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है। मैं ये मेरा सभी गर्ल से, वुमेन से ये
एक संदेश है, मैसेज है लुई है की तरफ से, अपने आप को किसी भी तरह से इन्फीरियर ना समझे, अपने आप को किसी भी तरह से विक्टिम ना समझे। सोशल फैक्टर हैं, लेकिन ठीक है, आप अपने मन से भीतर में ना रखें। समय आने पर जो आप सेल्फ लव बढ़ाएंगे तो आपका फ्रीडम बढ़ जाएगा। आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कर पाएंगे। तो ये साइकोसोमेटिक रीजन है सेल्फ लव, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, नॉट बिकमिंग विक्टिम। अपने आप को खराब किस्मत वाला भुक्तभोगी मत माने, मत समझे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। जैसे कि आपने बताया कि हमें सेल्फ लव बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि है कि भारत देश में या लगभग सभी जगह महिलाएं जो होती हैं अपने आप को प्रायोरिटी कम देती हैं। उनके लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे सब प्रायोरिटी हैं, लेकिन खुद को प्रायोरिटी नहीं देती। तो यही बात हम समझें कि ये क्या है, ये वास्तव में कि ये केयरिंग की क्वालिटी है। तो ये जो केयरिंग नेचर है, ये केयरिंग की जो एबिलिटी है, केयरिंग करना, दूसरों को नरिश कर पाना, है ना, दूसरों को जीवन में जो भोजन के मामले में, उनको केयर के मामले में जो चीज़ चाहिए वो दे पाना, ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। अब इसको अगर समझेंगे तो अपने उस स्ट्रेंथ को लेकर अपने आप को स्वाभिमान फील करेंगे। लेकिन अगर हम इसको लग रहे हैं ये मेरी मजबूरी है, इसके कारण से मैं अपना काम नहीं कर सकती, मैं अपनी हॉबीज़ पूरा नहीं कर सकती, मैं जो पढ़ना चाहती हूँ मैं पढ़ नहीं सकती, जो करियर मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। अच्छा, तो ये जो केयरिंग करना है, ये तो वास्तव में एक स्ट्रेंथ है जी। जिस तरह से महिलाएं केयरिंग कर सकती है उस तरह से ज़्यादातर पुरुष नहीं कर सकते। तो उसको हम इस तरह से समझें कि जब ये चीज़ हम स्ट्रेंथ हमारी है, लेकिन जब हम इस स्ट्रेंथ को वीकनेस अपनी काउंट करने लगते हैं तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परफेक्ट। तो जैसा कि अब ऐसा है कि हमें ये समझना है कि जो स्ट्रेंथ मेरे पास है वो स्ट्रेंथ औरों के पास और जो पुरुष हैं उनके पास नहीं है। क्योंकि जो महिला है, नारी है, नारी शक्ति है, शक्ति का अवतार है स्वयं, तो उनको तो ये पावर्स मिली हुई हैं कि हम सबका ध्यान रखें, सबका सम्मान करें, सबको जिसको जो चीज़ चाहिए हम वो उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन उसके साथ इसको हमें अपनी शक्ति समझना है और इसके साथ ही अपना भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि अपना ध्यान ना रखकर हम सबका ध्यान रख रहे हैं। आप भी तो इंसान ही हैं, तो आपको भी केयर की, अपने ख्याल रखने की उतनी ही ज़रूरत है, तो आप अपना भी ध्यान रखें। तो इसी के साथ सर बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रानी जी का। इनकी एज 29 है। इनकी प्रॉब्लम है लेग स्वेलिंग की। ज़्यादा कुछ इन्होंने इस बारे में नहीं बताया है, तो पैरों में स्वेलिंग की ये बात करती हैं। देखिए, जो हमारे पैरों में जो स्वेलिंग होती है, पैरों में स्वेलिंग क्यों हो रही है कि जो वापस जाने वाला खून है, वेन का ब्लड, वो वापस नहीं जा रहा है ना, तो उसकी वजह से बहुत बार स्वेलिंग होती है। हमारा जो हार्ट जो काम कर रहा है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जो ब्लड का जो मूवमेंट है और ब्लड के में वाटर है, तो बेसिकली वाटर का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, ब्लड का मूवमेंट नहीं है। तो हार्ट और हार्ट से जुड़ा हुआ यहाँ पे किडनी का भी रोल आता है, क्योंकि किडनी वाटर के मेटाबॉलिज्म में किडनी का रोल है। तो ये हार्ट का इशू हो सकता है, ये किडनी का इशू हो सकता है, कभी कभी लीवर का या स्टमक का भी होता है। तो अगर ब्लड चेकअप कराते हैं तो एक अच्छी बात रहेगी, उससे पता चल जाएगा। नहीं भी कराते हैं तो हम अपने हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, हम अपने किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, या अपने मेडिटेशन के माध्यम से डायरेक्ट अपने हार्ट पे या अपनी किडनी पर काम करें। किडनी पर काम कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी विंटर में धूप में बैठना अच्छा लगता है, तो धूप में हम आधे घंटे हम बैठकर, और धूप में जब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो मैं विटामिन डी की बात नहीं कर रहा हूँ, धूप में हम यहाँ धूप से जो सनलाइट से जो प्राण ऊर्जा मिलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सनलाइट में बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठें, और जो सूर्य की जो प्राण ऊर्जा है उसको थोड़ा सूर्य की गर्माहट को, प्राण ऊर्जा को महसूस करते हुए हम भाव करें कि मेरा किडनी स्वस्थ हो रहा है, मेरा हार्ट हेल्दी हो रहा है, मेरे पैर हेल्दी हो रहे हैं। और इस भाव के साथ आप सांसों पर ध्यान लगाते रहें। आधे घंटे के लिए आप बैठिए, रेगुलर करेंगे तो इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो सकते हैं। हम जिस ऑर्गन को भी सूर्य की ऊर्जा से जोड़ देंगे वह ऑर्गन हेल्दी होने लग जाएगा। तो यहाँ पे किडनी को हेल्दी करने की ज़रूरत है। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। HT7 का जिक्र आज कई बार आ चुका। हमारी छोटी उंगली के लाइन में कलाई पे ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस यहाँ पे दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसको दबाएं और दबाते हुए बोलें, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्राणवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। देखिए, हेल्थ जो है वो ऊर्जा से आता है। तो
तो हमें ऊर्जा के लिए अफर्मेशन करना है। मैं प्राणवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ और उसके बाद मैं स्वस्थ हूँ। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हम SP6 पर काम कर सकते हैं। SP6 किडनी के लिए एक अच्छा पॉइंट है। SP6 और भी कई रोगों को ठीक करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर दोनों पैरों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। यहाँ मसाज करते हुए भी हम अफर्मेशन करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं हर दिन ध्यान में बैठती हूँ। देखिए, रेगुलर मेडिटेशन में बैठना और मेडिटेशन की क्वालिटी को धीरे धीरे बढ़ाना भी जरूरी है। मेडिटेशन को हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार ना करें कि हम एक दिन मेडिटेशन कर रहे हैं फिर कभी कभी नहीं कर रहे हैं। रेगुलर मेडिटेशन में बैठते हैं तब हम उसका पूरा फायदा पाते हैं। तो मेडिटेशन रेगुलर हो इसके लिए भी अफर्मेशन किया जा सकता है। मैं रोज ध्यान में बैठती हूँ, मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ। अगर हम ऐसा बोलें तो हमको याद जाता रहेगा, हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ना व्यस्त नहीं होता, मेरी समझ के अनुसार व्यक्ति अस्त व्यस्त होता है। 24 घंटे समय सभी के पास है, मोदी जी के पास भी है, डॉक्टर रंजन के पास भी है, लेकिन फिर ये अपने व्यस्त समय में भी ध्यान के लिए समय निकालते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिन ध्यान में बैठते हैं 45 मिनट। तो समय को ना बोलें कि समय कम है, हम ध्यान में बैठें और ध्यान में रेगुलर बैठ के अपने किडनी को, अपने हार्ट को हेल्दी बनाकर हम स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है CB राय जी का। इनकी एज 86 है। इनकी समस्या है कि इनको 10 साल से वाटरी आइज़ की प्रॉब्लम है और उसके साथ ही इनको बैक और थाई में प्रॉब्लम है और पैर के बॉटम में प्रॉब्लम है। 20 साल से इसका परेशानी इनको हो रही है। इसके साथ ही इन्होंने MRI कराया है जिसमें इनका L1 L5 डैमेज है। S1 जो है वो भी नॉर्मल नहीं है और इसके साथ ही मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते हैं प्रॉपरली और नंगे पांव खड़े नहीं हो पाते हैं। मॉर्निंग में भी प्रॉब्लम होती है। बेल्ट और स्टॉकिंग्स के साथ में उसकी हेल्प के साथ ही ये खड़े हो पाते हैं और ज़्यादा चल भी नहीं पाते। इसके साथ ही साथ इनको जो पेन है वो अनबियरेबल होता है और डाइजेशन पुअर हो गया है और एपेटाइट भी कम हो गई है। तो लगभग काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, जो इन्होंने कई सारी समस्याएं बताई, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है एपेटाइट। क्योंकि अगर हम भोजन खाते रहेंगे तब हमारा शरीर चलता रहेगा। भोजन को बढ़ाना, भूख को बढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और उस प्रॉब्लम में अगर एपेटाइट वाली प्रॉब्लम भी है तो हम एपेटाइट की प्रॉब्लम पे पहले काम करते हैं। तो एपेटाइट को ठीक करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP4, स्प्लीन 4। SP4 का जिक्र भी आज कई बार आ चुका है। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें। समझ लीजिए, ये पॉइंट बहुत वैल्यूबल है। अगर आप इस पॉइंट पे परिवार के बाकी लोग, क्योंकि थोड़ी उम्रदराज हैं तो परिवार के दूसरे लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार कम से कम, और ज़्यादा भी करें तो चलेगा, दोनों पैर में, खासकर दाहिने पैर में ज़्यादा करना है, वैसे दोनों पैर में मसाज करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करेंगे। यहाँ पर हल्दी लगा सकते हैं। SP4 पे मसाज करने से भूख इनकी बढ़ने लग जाएगी। लेकिन जब भूख बढ़े तब इनको क्या देना है? सब्जियां देनी है। सबसे मेन फूड हमारी सब्जियां हैं। हम रोटी और चावल दें, रोटी और चावल को डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है। सब्जियां डाइजेस्ट करना रिलेटिवली ईजी है। सब्जियों से जो न्यूट्रिशन है वो हम जल्दी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। सब्जियां अधिक देनी है। सर्दियों का मौसम है, सब्जियों का सूप बना के दिया जा सकता है। भूख बढ़ेगी तो बाकी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए है धूप में बैठना। हर एक सीनियर सिटीजन को हर दिन आधे घंटे के लिए धूप में जरूर बैठना चाहिए। वैसे तो सभी व्यक्ति के लिए सनलाइट अच्छा है। हर एक उम्र के व्यक्ति अगर सनलाइट में बैठते हैं, लेकिन उनके लिए ड्यूरेशन थोड़ा कम भी रहेगा, चलेगा 10-15 मिनट, लेकिन सीनियर सिटीजन को तो आधे घंटे के लिए जरूर बैठना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं तो ध्यान में 1-1 घंटे बैठता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात है कि जो बैठते हैं, बैठने का ढंग क्या होगा। हमको सनलाइट में बैठकर मेडिटेशन में बैठना है, अपने मन को शून्य और शांत करना है। और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, मन शून्य और शांत होता है तो हम ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। जो सूर्य की जो गर्माहट आती है, सूर्य की जो किरणें आती हैं, उसमें हम एनर्जी को फील कर सकते हैं, है ना। सूर्य की प्राण ऊर्जा को हमें महसूस करना है और उसको हमें अपने शरीर में अब्जॉर्व करना है। और इसके लिए आपके शरीर के आगे पीठ पर प्रकाश पड़े कि पेट पर पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरह से बैठ सकते हैं। बस अपने वाइड एरिया को, मतलब पीठ या पेट, वो आपके सूर्य के सामने रहे, आप साइड आपका सामने ना रहे, कोशिश वो करनी है।
और ये भाव करना है कि सूर्य की किरणों से जो प्राण ऊर्जा आ रही है वो मेरे बॉडी के L4 L5 में जा रही है और मेरा वो पोर्शन हेल्दी हो रहा है। हम शरीर के किसी भी पोर्शन में अपने सूर्य के प्राण ऊर्जा को भाव के माध्यम से भेज सकते हैं और भेज के उस ऑर्गन को हेल्दी कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गन। हाँ, जिस बॉडी ऑर्गन में यांग ची ज़्यादा होती है उसमें तो जरूर कर सकते हैं। यहाँ जो बोन का मामला है, जो स्पाइन का मामला है, लोअर स्पाइन, उसमें तो जरूर ये बहुत अच्छा काम आता है। आपको आधे घंटे सूर्य प्रकाश में ध्यान में बैठना है। विंटर में कभी कभी ध्यान में कभी कभी सूर्य नहीं आता है, उस दिन आप अपने कमरे में बैठें और कमरे में बैठे बैठे आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान मुझे प्राण ऊर्जा दो। तुम्हारे प्राण ऊर्जा को पाने के लिए मैं आधे घंटे ध्यान में बैठता हूँ, मेरे भीतर प्राण ऊर्जा का संचार बढ़े। मेरे L4 L5 में या जहाँ जहाँ भी शरीर में तकलीफ होती है, थाई में बताया, पैर में बताया, मेरे इस पोर्शन में आप मन ही मन उसका नाम ले लीजिए, भाव कर लीजिए, इसमें प्राण ऊर्जा का संचार बढ़े। और इस भाव के साथ कम से कम आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठिए। जब कमरे में बैठ रहे हैं तो 1 घंटे ही बैठ सकते हैं हम। PMC हिंदी से आप अच्छा मेडिटेशन म्यूजिक रखें। 1 घंटे का म्यूजिक ज़्यादातर होता है, 2-2 घंटे के भी म्यूजिक है, तो आप आराम से ध्यान में बैठ सकते हैं। और उम्र है तो कोई विशेष काम भी नहीं है, फिर तो आप जरूर दिन में 2 बार 1 घंटे 3 बार करके 3 घंटे ध्यान में बैठ सकते हैं। 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में अगर हम बैठ रहे हैं तो आप चमत्कारिक रिजल्ट पाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो चल नहीं सकते हैं, जिन्होंने ध्यान किया उसके बाद वो चलने लग गए। उनकी उम्र हो गई थी, घुटने, डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, स्पाइन की तकलीफ थी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मेडिटेशन करने से वो ठीक हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। विश्वास के साथ ध्यान को अपनाएं, सूर्य ऊर्जा से जुड़ें। और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया यहाँ पर SP4, उस पर काम करें भूख बढ़ाने के लिए, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए, और जितने भी आपने सवालों के जवाब दिए उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं CB राय जी को बोलना चाहूँगी कि आप, जैसे कि सर ने बताया कि एपेटाइट पर जब आप ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए आपको सूर्य की ऊर्जा पर भी ध्यान देना है, उसके साथ ही SP4 पर काम करना है। तो जब आपकी एपेटाइट ठीक हो जाएगी, डाइजेशन आपका अच्छा होगा, तो स्वतः ही जो सारी समस्याएँ हैं वो अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड में आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और हमारे इतने सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन इसके साथ ही जाते जाते आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि यदि आपने अभी तक अपना सवाल नहीं भेजा है और यदि आपके मन में आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके या फिर किसी भी समस्या को लेकर कोई सवाल है, तो आप वो सवाल हमें ज़रूर भेजें। हमारा WhatsApp नंबर आपकी TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर अपना सवाल ज़रूर भेजें। और जो अपना सवाल लेकर भेजेंगे आप, उसमें आपका नाम, आपकी उम्र ज़रूर लिखकर भेजें। जो समस्या आपको है उसको अपने शब्दों में लिखें, और एक से ज़्यादा समस्या है तो सबसे पुरानी समस्या को सबसे पहले लिखें, उसके बाद बाकी की समस्याओं को लिखकर भेजें। तो इसी के साथ दर्शकों, लेती हूँ आपसे आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।